हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम ग्रास्प ऑफ यूपीएससी। तो इस वीडियो में हम विजन आईएएस के दिसंबर मंथ के आईआर के सेक्शन को डिस्कस करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। देखिए, इस महीने का जो आईआर का सेक्शन आया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट न्यूज आई है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली विजन आईएएस ने शॉर्ट न्यूज में ही फुल फ्लेज्ड समिट्स को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन वो समिट्स का हमें बहुत सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से, विजन डॉक्यूमेंट, क्या अग्रीमेंट साइन हुए हैं, एक ब्रीफ आइडिया आपको ऑफ कोर्स इन सारी चीजों का होना चाहिए और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे a lot of additional information needs to be imparted। short news में they are very very important, और of course जो long format की news है वो तो important है ही, that goes without saying। also IR in general is very important for you, क्योंकि जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, जियो पॉलिटिक्स में एक आम जनता का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह का आप YouTube खोलेंगे तो everything's floating about इंटरनेशनल रिलेशंस, जियो पॉलिटिक्स, तो वो चीज कहीं ना कहीं यूपीएससी में भी रिफ्लेक्ट होते दिख रही है, स्पेशली प्रीलिम्स में आप देखेंगे। तो इसीलिए आईआर का सेक्शन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी वर्ड दैट आई विल स्पीक हियर बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्लीज पे अटेंशन। शुरुआत का जो मटेरियल है वो ऑफ कोर्स जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है उसी की बेसिक इंफॉर्मेशन है, उसी की बेसिक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन धीरे धीरे एज वी गो फॉरवर्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो यहाँ नहीं है वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगी। सो in case you find this particular video helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to the channel if you haven't done that। If you've been struggling with the Vision IAS monthly magazines in general, तो चैनल पर हर महीने के important sections की videos आपको मिल जाएंगी। I would link the entire playlist in the I button, especially जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस की और इकोनॉमी की वीडियो है दिसंबर मंथ की, आई वुड लिंक देम सेपरेटली ताकि आप उन वीडियोस को विजिट कर सकें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। स्पेशली इकोनॉमी की वीडियो दिसंबर की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू गिव इट अ वॉच, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो अगर आप ये हाईलाइटेड पीडीएफ्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, ये हाईलाइटेड पीडीएफ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप ये वीडियो एक बार देखेंगे तो ऑफ कोर्स आप एक बार खुद से भी टेक्स्ट पढ़ेंगे ही, तो आपको पूरा टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप केवल ये हाईलाइटेड कीवर्ड्स को पढ़ सकते हैं, दे आर मोर देन इनफ फॉर यू। आप अगर खुद पढ़ेंगे ना जब ये पीडीएफ्स, आप खुद रियलाइज करेंगे कि आपको यही चाहिए। आई हैव लाइक क्यूरेटेड दीज पीडीएफ्स इन दैट वे। ओके, तो आप ये पीडीएफ्स को यूज कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पर ये मिल जाएंगी। प्रीलिम्स मेंस की रिवीजन के लिए यू वुड डेफिनेटली, इट वुड मेक योर जॉब इजियर। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। पहला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है इंडिया जीसीसी रिलेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज देखते हैं तो आपको पता है जीसीसी पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जीसीसी की मेंबरशिप पे, राइट। तो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जीसीसी की मेंबरशिप एक बार पूछी जा चुकी है, तो कुछ ऑफ कोर्स उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, राइट। इट बिकम्स, ये थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मेंबरशिप एक स्टेटमेंट बन जाएगी अब, और एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन जीसीसी पे आ सकता है जिसकी स्टेटमेंट्स ऑफ कोर्स यहाँ से उठाई जाएंगी, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ऑल्सो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से, जैसा कि मैं आपको रिसेंटली बहुत बार एम्फेसाइज करती हूँ कि अब सिर्फ और सिर्फ इंटर कंट्री रिलेशंस, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली आपको हर चीज एक होलिस्टिक वे में देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब आप इंडिया ईरान, इंडिया इराक, ये सारे रिश्ते ठीक है पढ़ लीजिए, इंडिविजुअल भी पढ़िए, लेकिन आपको इंडिया वेस्ट एशिया, इंडिया जीसीसी, या फिर वेस्ट एशिया का क्या डायनामिक है, क्या वो क्यों मतलब हर समय फ्लक्स में रहता है, क्या दिक्कत है वेस्ट एशिया में या गल्फ रीजन में, व्हाट एग्जैक्टली इज देयर, वहां पे जो स्ट्रेट्स हैं, सीज हैं, गल्फ्स हैं, क्या रोल वो प्ले करते हैं। अभी रेड सी में आप जानते हैं इस तरह का, रेड सी में बहुत कुछ चल रहा है, हूथी रिबेल्स, ऑल दैट। तो हर चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप start connecting the dots, I would help you in that, I would give my best as far as possible आपके लिए, लेकिन you would have to be doing active learning।
आप पैसिव मत रहिए, खुद हर चीज को लिंक करना सीखिए। ओके, तो ये इंडिया जीसीसी रिलेशंस आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम प्रीलिम्स देख लेते हैं जीसीसी के बारे में, यानी कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बारे में। तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है 6 कंट्रीज की। एक्चुअली आपको आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये पता होना चाहिए कि कौन इसका मेंबर नहीं है। तो ईरान और इराक इनके मेंबर्स नहीं हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो, कौन इनके मेंबर्स हैं एक बार हम ये भी देख लेते हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान, ये सारे बेसिकली जीसीसी के मेंबर्स हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जीसीसी को एस्टैब्लिश किया गया था 1981 में रियाद में, सऊदी अरेबिया में। सो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है, गोज विदाउट सेइंग, इट्स वेरी ऑब्वियस। ओके, अब हम आते हैं मेंस में आपको क्या पता होना चाहिए। तो देखिए, इंडियन डायस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। एक स्पेसिफिक टॉपिक है आपके GS2 का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप डायस्पोरा रिलेटेड रेमिटेंसेस की बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने इस बार की इकोनॉमी की वीडियो में डिस्कस किया है, हम कैसे रेमिटेंसेस को लेवराज कर सकते हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब डायस्पोरा भी ना बटा हुआ है, राइट। एक है वेस्ट में जो रहता है डायस्पोरा, जो एशेलॉन तक पहुंच रहे हैं इंडियंस, वहां पे वहां के पार्लियामेंटेरियंस हैं, वहां पे दे आर डूइंग रियली ग्रेट। वेस्ट के जो हमारे इंडियन नेशनल्स हैं या फिर इंडियन ओरिजिन के मेंबर्स बेसिकली, ठीक है। खैर, आपको इंडियन डायस्पोरा के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ से रेमिटेंस सबसे ज्यादा आती है ना। तो ये कुछ कुछ चीजें। तो अब यहाँ पे भी आपको वेस्ट एशिया या गल्फ का जो डायस्पोरा है, इसके बारे में स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि पूरा ये जो गल्फ रीजन है, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, ये बहुत ज्यादा फ्लक्स में है। तो मे भी आपके GS2 के पर्सपेक्टिव से स्पेसिफिकली इंडियन डायस्पोरा जो गल्फ में रहता है उस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्योंकि आप जानते हैं, जब हम LPG रिफॉर्म्स लेके आए थे तो हम किसके बैकड्रॉप में लेके आए थे, क्योंकि उससे पहले गल्फ वॉर चल रही थी और हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस। तो आपको पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि गल्फ में जो हमारे लोग जाते हैं वहाँ काम क्या करते हैं। एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। तो एक चीज आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बहुत सारे इंडियन नेशनल्स जो है ना वहां के प्रिजन्स में हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स ने रेकमेंड किया है कि देखिए, GCC कंट्रीज में जो इंडियन नेशनल्स हैं इम्प्रिजन्ड है बेसिकली, उनको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की जानी चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ डेटा बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो देखिए, 8000 इंडियन से ज्यादा करंटली इम्प्रिजन्ड है फॉरेन जेल्स में। उसमें से भी देखिए 8000 में से भी मोर देन 4600 इंडियन प्रिजनर्स कहाँ पे हैं, गल्फ कंट्रीज में। मोर देन हाफ ऑफ 8000 कहाँ पे है, गल्फ कंट्रीज में। तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट GCC कंट्रीज में जो इंडियन प्रिजनर्स हैं उनको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए। दिस न्यूज और दिस टॉपिक बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि आप जानते हैं एक सबसे बड़ी न्यूज जो रिसेंटली चल रही है वो ये है कि 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल को सेंटेंस किया गया था कतरी कोर्ट द्वारा, डेथ सेंटेंस किया गया था, जिसपे मैंने एक शॉट भी अपलोड की थी जिसे आप देख सकते हैं। आई वुड लिंक दैट टू इन दी आई बटन। खैर, अब तो ये जो डेथ सेंटेंस है ये इसको कम्यूट कर दिया गया है, ये डेथ सेंटेंस नहीं है, पर जो भी अभी भी सजा है उसके खिलाफ भी इंडिया प्रॉपरली असिस्ट कर रहा है उनकी फैमिलीज को लड़ने के लिए, क्योंकि उनकी फैमिलीज का ये कहना है वो बिल्कुल बेकसूर है। देखिए, हमें अभी तक यही नहीं पता इन पे चार्जेस हैं क्या। खैर, आप वो वीडियो देख सकते हैं, आई वुड लिंक इट इन दी आई बटन। About India's legal assistance abroad. Now this is very very important. Indian missions जो हैं, embassies जो भी आप कहें, वो किस तरह की legal assistance provide करती है। पहली बात तो legal assistance क्यों provide करती है Indian mission, क्योंकि बहुत बार जो Indian nationals हैं they are unable to afford such legal help।
तो कुछ इनिशियल जो लीगल असिस्टेंस या कुछ इनिशियल आप कह सकते हैं गाइडेंस है ना, वो इंडियन मिशंस प्रोवाइड करते हैं। किस तरह का असिस्टेंस? फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ कोर्स, अगर वो उनके पास फाइल करने के भी पैसे नहीं है केस, या ऑफ कोर्स टू फाइट अ केस, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस। दूसरा, इंटरप्रेटर फैसिलिटीज, क्योंकि बहुत बार लैंग्वेज एक बैरियर होता है। लैंग्वेज इतना बड़ा बैरियर है कि आपको यही नहीं पता आप पे दर्ज क्या किया गया है, कौन से चार्ज लगे हैं आप पे, वहां के लॉज क्या हैं, हाउ डज द सिस्टम वर्क। तो आपको इंटरप्रेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं इंडियन मिशन। ऑल्सो इंडियन मिशन हैपेंस टू सजेस्ट सर्टेन एम्पैनल्ड एनजीओज जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लीगल कंसल्टेशन या लीगल असिस्टेंस में, तो वो आपको सजेस्ट करते हैं लिटिगेशन प्रोसेस के लिए, जो आपको पूरे केस के दौरान गाइड करेंगे या आपके असिस्ट करेंगे। ऑलराइट, लेकिन आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, यू नेवर नो ये पूरा जो 8 नेवी वेटरन्स हैं, इतनी बड़ी न्यूज है कि प्रीलिम्स में इसमें फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन आ जाए कुछ इंडियन लीगल असिस्टेंस अब्रॉड पे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम केवल लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, फाइट नहीं करते केस। इन द सेंस इंडियन मिशन खुद लड़ नहीं सकती केस, सिर्फ असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, पैसा दे देंगे, कुछ सहूलियत, दैट हम इंटरप्रेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देते हैं। वी कैन नॉट, द इंडियन मिशन डज नॉट फाइट द केस बाय इटसेल्फ। ओके, और जो एक्सपेंडिचर होता है लॉयर की फीस पे, वो कहाँ से पे किया जाता है? आप फाइनेंशियल असिस्टेंस दे ही रहे हैं तो कहाँ से आएगी वो असिस्टेंस? इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड से। अभी शॉर्ट न्यूज में इंडियन डायस्पोरा पे एक टॉपिक है जिसमें हम डिटेल में इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड को भी देखेंगे और बहुत सारा मेंस रिलेटेड कंटेंट भी देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड ICWF, जो आपके लिए एक पॉइंट भी है कि भारत ने आज तक, हम इतना सेलिब्रेट करते हैं राइट अपने डायस्पोरा को, तो हमने आज तक किया क्या है उनके लिए? हमने इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड बनाया है उनके लिए, जो लीगल असिस्टेंस देता है उनको इन तरह के केसेस में, या फिर इमरजेंसी मेडिकल केयर के लिए पैसा यूज किया जाता है, या फिर जो फंसे हुए इंडियंस हैं किसी भी तरह की अनहोनी में या कुछ भी ऐसा होता है, तो वहां पे एयर पैसेज प्रोवाइड करने के लिए हम इससे पैसा लेते हैं। जब भी किसी की डेथ हो जाती है तो जो उनके मॉर्टल रिमेन्स हैं जब वो ट्रांसपोर्ट करने होते हैं तो वहां का पैसा यहाँ से आता है। सो लॉट मेनी थिंग्स। ऑलराइट, और बहुत जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंडियन विमेन है, जो ओवरसीज इंडियंस या बाहर के जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनसे शादी करती हैं और उनको फिर छोड़ देते हैं वो लोग, वो तो वो इंडियन विमेन को भी असिस्टेंस यहीं से, इस फंड से मिलती है। ऑलराइट, लेकिन आपको इस फंड के बारे में भी ये बात पता होनी चाहिए कि जो देखिए ये इंडियन नेशनल्स के लिए है। आप समझते हैं, इंडियन नेशनल्स जो अभी भी इंडियन नेशनल्स ही हैं, उन्होंने यहाँ की सिटीजनशिप ऐसा कुछ गिव अप नहीं किया है। ऑलराइट, दे आर इंडियन कम्युनिटी, सो दिस वेलफेयर फंड इज फॉर द इंडियन कम्युनिटी एंड नॉट फॉर द पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनके इतने बच्चे हैं ही बिल्कुल बाहर वाले। You get that right? Persons of Indian origin, overseas citizens of India card holders, ये बिल्कुल अलग हैं। They are not Indian nationals actually। हम इनको बस खुश करवाने के लिए बोल देते हैं कि आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन, आप ये कार्ड ले लो, चलो कार्ड होल्डर बन गए आप अपने लक्ष्मीकांत में सारे डिफरेंसेस पढ़ते हैं, but they are not eligible for this financial assistance, क्योंकि आप बाहर के सिटीजन हैं। आपको तो बस खुश करवाने के लिए कि आप इंडिया जैसे महान देश के कुछ हैं, लगते हैं। So I just don't want to be rude here, but I just want to convey this message, क्योंकि वो इंडियन कम्युनिटी नहीं है इसीलिए इनको ये असिस्टेंस नहीं मिलती। ऑलराइट, अब हम आते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से इंडिया GCC रिलेशंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जियो स्ट्रेटेजिक। हमारे लिए जो गल्फ रीजन है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा पास है बड़े अच्छे अच्छे मेरीटाइम ट्रेड रूट्स के। ओके, और हमारे लिए आप जानते हैं सीबॉर्न ट्रेड कितना इंपॉर्टेंट है ना इंडिया के लिए। और अभी हम एक और आगे कैटेगरी देखेंगे कि इंडिया हैपेंस टू बी वन ऑफ द 10 लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसका सीबॉर्न ट्रेड में एक इंटरेस्ट है, हम देखेंगे। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रीजन, और ये रीजन टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है ही वो हमारा डायस्पोरा। राइट, आप जानते हैं गल्फ में है लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडियंस अब्रॉड, मतलब आप कह सकते हैं 50% ऑफ इंडियन NRIs आर इन द गल्फ रीजन। और आप जानते हैं रेमिटेंस फ्लो में सेकंड नंबर पे है। अगर आपने विजन IAS की
इकोनॉमी की वीडियो देखी है तो आप जानते हैं कि सेकेंड मोस्ट प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूटर है ये हमारी रेमिटेंसेस के टर्म्स में भी। तीसरा आता है इकोनॉमिक। इनफैक्ट आप इकोनॉमिक जब लिख रहे हैं तो आप रेमिटेंस वाला पॉइंट इकोनॉमिक में भी लिख सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक का एक स्पेसिफिक पॉइंट है कि जीसीसी हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ब्लॉक है। जीसीसी एक ब्लॉक है, राइट, एक इंडिविजुअल कंट्री तो नहीं है ना, जैसे ईयू एक ब्लॉक है, राइट। तो इसीलिए इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ब्लॉक है वो है जीसीसी। ओके, हमारे जो इंडिया का टोटल ट्रेड है उसमें से 1/6 हम किसके साथ करते हैं? जीसीसी के साथ। ओके, और आप जानते हैं यूएई हैपेंस टू बी इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। हमारा ऑफ कोर्स एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है इनके साथ। फिर हम आते हैं एनर्जी सिक्योरिटी पे। अब दिस गोज विदाउट सेइंग, क्योंकि इंडिया बहुत सारा तेल इंपोर्ट करता है, तो ऑलमोस्ट 35% ऑफ इंडियाज ऑयल इंपोर्ट्स एंड 70% ऑफ गैस इंपोर्ट्स कम फ्रॉम जीसीसी रीजन, यानी कि गल्फ रीजन बेसिकली। डिफेंस की अगर हम बात करें तो इंडिया के बहुत स्ट्रॉन्ग बायलैटरल अग्रीमेंट्स हैं इस रीजन में, जैसे हम कतर के साथ डिफेंस अग्रीमेंट देखें तो, या फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग अग्रीमेंट्स देखें यूएई, सऊदी अरेबिया और ओमान के साथ। फिर उसके बाद आप जानते हैं ये कंट्रीज जो हैं वो हमारे को इंटरनेशनल फोरम्स पे भी सपोर्ट करती हैं, जैसे यूएई, ओमान, बहरेन, ये हमारी परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट करती हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और ऑफ कोर्स इंडिया क्या है ना, इंडिया सबसे बड़ा विक्टिम आप कह सकते हैं, एक परसिस्टेंट विक्टिम रहा है टेररिज्म का। तो हम कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ते टेररिज्म के बारे में बात करने में, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये सारी जीसीसी कंट्रीज जो हैं वो इंडिया के इस कॉज के साथ खड़ी हैं। दे आर ऑल वेरी सिंपैथेटिक अबाउट इंडिया बीइंग लाइक अ विक्टिम ऑफ इट। ऑल्दो ये डिफरेंट बात है कि जो परपेट्रेटर है ये उनके भी दोस्त हैं, बट दैट गोज विदाउट सेइंग कि अभी जो पाकिस्तान का रेलेवेंस है जीसीसी के लिए बहुत गिरता जा रहा है। पाकिस्तान हैज लिटरली बीन डिजर्टेड बाय दीज कंट्रीज। ओके, सो यू मस्ट नो कि हमारे लिए इंटरनेशनल फोरम्स में सपोर्ट बहुत जरूरी है इन कंट्रीज का। फिर स्पेस की अगर हम बात करें तो पीएसएलवी ने आप जानते हैं लॉन्च किया था यूएई की फर्स्ट नैनो सैटेलाइट को, नाइफ 1 को। किस लिए? इन्वायरमेंटल स्पेस डेटा को कलेक्ट करने के लिए। इंपॉर्टेंट फॉर यू, नाइफ 1। ओके, फिर हम आते हैं चैलेंजेस के ऊपर। चैलेंजेस क्या हैं? अच्छी चीजें तो बहुत देख ली, तो सबसे बड़ा चैलेंज है रीजनल क्राइसिस, जो मैंने आपको बताया। जिस तरह की जियोपॉलिटिकल राइवलरीज और कॉन्फ्लिक्ट्स इस रीजन में है वो शायद ही इस दुनिया के किसी कोने में है। इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स। ओके, जैसे कि ईरान और सऊदी अरेबिया की राइवलरी जो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर यमन सिविल वॉर, सीरियन सिविल वॉर। आप जानते हैं लाइक सीरिया में इफ a person is born there, you don't know if you will be alive tomorrow. It's just so much in flux, this whole region. और of course इस पूरे region के जो conflicts हैं वो spill over कर सकते हैं हमारे नेबरहुड में, क्योंकि हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड ही तो है वैसे एशिया एक तरह से, है ना। और हमारे नेबरहुड में आगे तो हमारे जो बॉर्डर रिलेटेड सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, या फिर जो हमारे इंडियन सिटीजन्स गल्फ रीजन में अगर मोर देन हाफ यहाँ पे रह रहे हैं, तो आप सोचिए वो भी तो इस रीजनल क्राइसिस में अपनी जान गंवा सकते हैं, या परमानेंट थ्रेट में वो भी तो रह रहे हैं। ओके, तो रीजनल क्राइसिस सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा, जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया पाकिस्तान और जीसीसी कंट्रीज में एक इस्लामिक सॉलिडारिटी का मुद्दा है, राइट। इनके काफी सालों से मिलिट्री टाइज भी हैं आपस में, तो एक फेवरेबल पॉलिटिकल बैलेंस है डेफिनेटली पाकिस्तान के पास इस रीजन में कंपेयर टू इंडिया। ऑल्दो एवरी कंट्री at this moment wants to be a friend of India, that goes without saying, but of course एक जो कल्चरल या एथनिक या वो रिलेशन है वो पाकिस्तान के साथ है इनका। चाइनीज इन्फ्लुएंस डेफिनेटली, आप जानते हैं चाइना कितनी हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है इस रीजन में। अभी रिसेंटली चाइना ने ब्रोकर किया है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक पीस डील को। चाइना नया पीस मेकर बन गया है, नया मीडिएटर बन गया है ना। जो चाइना ने आज तक कभी अपना फुटप्रिंट नहीं जमाने की कोशिश की इस रीजन में, बट चाइना हैज बिकम द न्यू यूएस, a nicer US although for these countries, क्योंकि यूएस ने तो बड़ी सारी लड़ाइयों में भी पार्ट लिया है। चाइना वो सब नहीं करता, चाइना दूसरों की लड़ाइयों में नहीं पड़ता, बट चाइना बिकम्स द गुड पर्सन, और जो डेट ट्रैप में फंसा के चला जाए
दैट वे। और चाइना की जो मार्केट पेनिट्रेशन है वो भी बहुत ज्यादा है, एंड चाइना हैपेंस टू बी आवर राइवल, सो चाइनीज इन्फ्लुएंस इज अ चैलेंज फॉर अस। जियो इकोनॉमिक इश्यूज, आप जानते हैं एक परमानेंट वॉर लाइक सिचुएशन में रहने की वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन तो होगा ही, राइट। इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा तो जो वहाँ के नेशनल्स हैं वो कहेंगे पहले हमारे को जॉब दो, ये इंडियंस यहाँ आके क्या क्या बैठे हुए हैं ना। तो मोर देन 50% जो एनआरआईज हैं अगर इस रीजन में है तो उनका ले ऑफ नहीं होगा पहले, ओके, क्योंकि वो फॉरेनर्स हैं वहाँ पे। तो नेशनलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्सेज वहां पे चल रही हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं, सैलरी कट्स हो रही हैं इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से। तो वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड है कि हमें इन कंट्रीज के साथ अपने इकोनॉमिक टाइज को डाइवर्सिफाई करना है। केवल तेल और गैस में कब तक हम खुद को सीमित रखेंगे? इनफैक्ट ये कंट्रीज भी अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रही हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, राइट। तो जब ये कंट्रीज अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी हैपेंस टू बी द फ्यूचर और समथिंग एल्स हैपेंस टू बी द फ्यूचर, तो इनका जो इकोनॉमी है वो सिर्फ ऑयल पे, गैस पे नहीं डिपेंडेंट रह सकती। तो जब वो टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी इन सब में काम कर रहे हैं तो इंडिया तो ऑलरेडी मास्टर है इन चीजों में, इंडिया इनके साथ दोस्ती करे इन सारे सेक्टर्स में, ओके। कोलैबोरेट ऑन रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरीटाइम ट्रेड रूट्स बहुत प्रॉक्सिमिटी में है इस रीजन के, तो मेरीटाइम सिक्योरिटी, पायरेसी, डिजास्टर रिस्पॉन्स, इन सारी चीजों में हमें कोलैबोरेट करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है बेटर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स, कल्चरल एक्सचेंजेस, टूरिज्म को एनकरेज करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या स्टेप्स अभी तक हमने लिए हैं इंडिया जीसीसी रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है रेगुलर हाई लेवल विजिट्स। आई डोंट थिंक इतना रेगुलर हाई लेवल विजिट्स किसी भी रीजन के साथ इंडिया का है जितना कि जीसीसी के साथ, राइट। अभी हम एक देखेंगे, अभी जो ओमान के हेड आए थे, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट। ट्रेड, आप जानते हैं जीसीसी ने प्रपोज किया है कि हमें जो एफटीए टॉक्स हैं दोबारा उसको रिन्यू करना चाहिए, जो 2008 और 6 में हमने सोचा कि हम लेट्स think of signing an FTA and all that, but then we gave up on it. Let's renew those talks. Let's come to the table. सबसे इंपॉर्टेंट बात है आईमेक प्रोजेक्ट जो G20 के दौरान हमने प्रपोज किया, इंडिया ने प्रपोज किया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगर ये अभी तो खैर इजराइल और हमास की जो वॉर है उसकी वजह से इट हैज बीन इम्पैक्टेड, बट आई थिंक दिस कैन बी अ गेम चेंजर। सो दिस इज डेफिनेटली अ स्टेप जो इंडिया ने तो अपने पार्ट पे ले लिया। अब ऑफकोर्स जो हो रहा है वो तो हमारे हाथ में नहीं है, कब होगा ये शुरू, कैसे होगा, दैट द टाइम विल डिसाइड। कल्चर, जी हाँ, जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हम रेगुलरली साइन करते हैं इन कंट्रीज के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने अपने डायस्पोरा के लिए किया है, जैसे ई माइग्रेट। ई माइग्रेट क्या है? अगर आप कभी आपने ई माइग्रेट की वेबसाइट को विजिट किया है तो आप जानते हैं कि इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 और इसका बेसिक सा एम सिर्फ इतना ही है कि it tries to speed up the application process for immigration clearances, right। फिर उसके बाद मदद पोर्टल, ऑफ कोर्स मदद का मतलब होता है हेल्प, तो किसी भी तरह के जो कॉन्सुलर ग्रीवेंसेस होते हैं, है ना, डायस्पोरा के, ये उसको एड्रेस करता है। मदद, ई माइग्रेट, ये याद रखिएगा। इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड, ये कुछ 3-4 चीजें हैं हमने यहीं पे देख ली कि इंडिया ने आज तक अपने डायस्पोरा के लिए क्या किया है। ओके, सेकंड टॉपिक इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IMO। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आप प्रेलिम्स उठा के देखेंगे, चाहे वो आप 2022 का प्रेलिम्स, 2023 का प्रेलिम्स, कोई भी प्रेलिम्स उठा के देख लीजिए, यानी कि प्रेलिम्स का क्वेश्चन पेपर, तो आपको ये पता चलेगा कि IR रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। एक तो ऑफ कोर्स प्लेसेस इन न्यूज या सिटीज इन न्यूज या स्टेट्स इन न्यूज, है ना। तो ये तो ऑफ कोर्स आपको देखना ही है कि मोरक्को की कैपिटल क्या है, अभी नाइजर में कू हुआ तो नाइजर की कैपिटल क्या है, या फिर थिंग्स लाइक दैट दे बिकम इम्पोर्टेंट। कुछ कुछ अभी इजराइल और हमास की जो वॉर चल रही है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज आपको इजराइल की पता होनी चाहिए, है ना। सो दीज थिंग्स ऑफ कोर्स बिकम इम्पोर्टेंट। तो प्लेसेस इन न्यूज ये पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है? ऑर्गेनाइजेशंस पूछी जाती हैं। आप उठा के देख लीजिए सारे PYQs, आप यू वुड रियलाइज इट ऑन योर ओन। तो ऑर्गेनाइजेशंस पे लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, तो आपको ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छे से पढ़नी है। और क्या IR से रिलेटेड पूछा जाता है? IR से रिलेटेड और क्या पूछा जा सकता है? ओके, लेट मी
Just try and recall as I discuss, and then I will come to this point also. इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया को री इलेक्ट किया गया है IMO काउंसिल में, यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल में, विद हाईएस्ट टैली एट द इलेक्शंस। अब देखिए 2 साल के लिए हम इलेक्ट हो गए हैं 2024-25। सो वी नीड टू नो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कि इसका हेडक्वार्टर्स है लंदन में, लंदन यूके में, ठीक है। तो यूजुअली जैसे आप WHO देखते हैं जिनीवा में, है ना, या फिर न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन DC, ये नहीं है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स है लंदन में, ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये एक स्टेटमेंट है हेडक्वार्टर्स रिलेटेड IMO के ऊपर, तो उसमें जिनीवा या फिर न्यूयॉर्क कुछ ऐसा लिखा होगा। सो प्लीज पे अटेंशन हियर। और एक और चीज, जो मैरीटाइम सेक्टर है ना, वो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके GS3 के पर्सपेक्टिव से मैरीटाइम सिक्योरिटी, आपके GS2 के पर्सपेक्टिव से मैरीटाइम जो रेड सी और ये सब कुछ ना कुछ चलता जा रहा है, साउथ चाइना सी, ताइवान क्राइसिस, और ये ड्रिल्स होती रहती हैं जो मैरीटाइम सेक्टर में, या फिर इंडो पैसिफिक भी है। तो इंडो पैसिफिक क्या है? इंडो पैसिफिक का आप ये पूरा जो कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे मैरीटाइम अपने आप आ जाता है, राइट। तो क्या है इंडो पैसिफिक अदरवाइज? तो ये सब कुछ बिकम्स इम्पोर्टेंट, और इसीलिए मैरीटाइम रिलेटेड, शिपिंग रिलेटेड, है ना, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अनक्लॉज, ये सब कुछ आपको पढ़ना है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ओके, वो आता जाएगा अपने आप विजन IAS मंथली मैगजीन्स में, बस आप रेगुलर रहिए मैगजीन्स के साथ। तो IMO क्या है? बेसिकली ये एक यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1948 में। ओके, एस्टैब्लिश एक्चुअली 1948 में किया गया था एक यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस द्वारा, जो जिनीवा में ही हुई थी, लेकिन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1958 और इंडिया बना इसका मेंबर 1959 में, ठीक है। तो हम 1948 से ही मेंबर नहीं है इसके, क्योंकि यूजुअली इंडिया हर चीज का फाउंडिंग मेंबर, शुरुआत से ही मेंबर होता है, लेकिन इस केस में नहीं है। ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑलराइट, तो और इसका पर्पस क्या है? प्रमोट करना सेफ, सिक्योर, इन्वायरमेंटली साउंड, एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल शिपिंग थ्रू कॉपरेशन। ओके, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके स्ट्रक्चर में होती है एक असेंबली, एक काउंसिल और 5 मेन कमिटीज, और इन 5 कमिटीज के अंडर होती हैं सब कमिटीज जो इसको टेक्निकल असिस्टेंस देती हैं इन 5 कमिटीज को। आई एम अगेन रिपीटिंग, इसका स्ट्रक्चर क्या है? एक है असेंबली। असेंबली क्या है? असेंबली ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी होगी इसकी। और फिर उसके बाद IMO काउंसिल जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है इस ऑर्गेनाइजेशन का। तो जो भी काम ये ऑर्गेनाइजेशन करती है उसको सुपरवाइज करता है ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। और 5 मेन कमिटीज हैं जिसमें ऑफ कोर्स कन्वेंशंस वगैरह ये सब कुछ अडॉप्ट किए जाते हैं, और इन कन्वेंशंस वगैरह अडॉप्ट करने वाली कमिटीज को असिस्ट करती हैं ये टेक्निकल सब कमिटीज। ओके, 5 मेन कमिटीज कौन सी है? मैरीटाइम सेफ्टी कमिटी, मरीन Environment Protection Committee, Legal Committee, Technical Cooperation Committee, Facilitation Committee. I'm again repeating, Maritime Safety Committee, Marine Environment Protection Committee, Legal Committee, Technical Cooperation Committee and Facilitation Committee. Alright, IMO Council becomes very important आपके लिए, क्योंकि इंडिया इसी में री-इलेक्ट हुआ है। तो ये सबसे पहली बात तो जो मैंने आपको बताई, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है IMO का, सुपरवाइज करता है इस ऑर्गेनाइजेशन के काम को। इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 40 मेंबर स्टेट्स जिसको असेंबली इलेक्ट करती है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ओके, ये जो मेंबर्स हैं 40, इनको डिवाइड किया जाता है 3 कैटेगरीज में। कैटेगरी A क्या है? कैटेगरी A में वो स्टेट्स आती हैं जिनका इंटरेस्ट लाई करता है
इंटरनेशनल शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने में दे हैपन टू बी अ मास्टर एट इट, दे हैपन टू बी अ गुड प्लेयर इन दिस फील्ड, इंटरनेशनल शिपिंग सर्विसेज में। तो कैटेगरी ए स्टेट्स ये हैं। अब कैटेगरी बी स्टेट आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया इसी कैटेगरी में री इलेक्ट हुआ है। अगर आपके प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट आती है तो वो ये आ सकती है, इसको मैनिपुलेट करके लिखा जा सकता है दैट इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड इन द कैटेगरी सी और इन कैटेगरी ए, व्हिच हैपेंस टू बी अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। तो कैटेगरी बी क्या है? कैटेगरी बी उन स्टेट्स को कंप्राइज करता है जो इंटरेस्ट रखते हैं इंटरनेशनल सी बॉन्ड ट्रेड में, जो मैं आपको ऊपर बता रही थी। फिर आते हैं कैटेगरी सी स्टेट्स। कैटेगरी सी स्टेट्स वो तरह की स्टेट्स है जिनका इंटरेस्ट लाई करता है मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट में या फिर नेविगेशन में। तो ऑफ कोर्स इसमें बहुत ही सारी कंट्रीज आ जाएंगी, क्योंकि ये जो कैटेगरी सी है जो नेविगेशन वगैरह इन चीजों में जिनका इंटरेस्ट लाई करता है, वो ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट हर मेजर ज्योग्राफिक एरिया को, इस संसार के ऑलमोस्ट हर मेजर ज्योग्राफिक एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज हर किसी का इंटरेस्ट है यार फ्री नेविगेशन में, फ्री ट्रेड में, है ना, फ्री मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट में, राइट। तो ये कैटेगरी सी है। यहाँ पे आपको sort of geographical representation देखने के लिए मिलता है। ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है बायोफाउलिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके प्रेलिम्स में ऐसा लिखा आ सकता है कि अभी रिसेंटली क्या हो गया है, मेरीटाइम सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, शिपिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, इसके चलते हुए एक टर्म बहुत न्यूज में देखी जाती है और वो है बायोफाउलिंग। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको पता ही चल रहा है, बायो मतलब बायोलॉजिकल, है ना। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही होगी, तो कुछ भी काम खराब जो हो रहा है ना बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की वजह से, उसकी यहाँ पे बातचीत चल रही है। अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो, हमें कुछ भी नहीं पता तो, ठीक है। तो बायो फाउलिंग या बायोलॉजिकल फाउलिंग में कुछ नहीं होता। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एल्गे, स्मॉल एनिमल्स, है ना, ये इस तरह के जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये जो जैसे ये दिस इज अ शिप और दिस इज अ बोट, ओके, और ये पानी है। तो इसका ये जो एरिया है, बॉटम जो लाइन है, राइट, द बॉटम ऑफ अ बोट और अ शिप, इट इज रेफर्ड टू एज हल, जो ऑफ कोर्स पानी में सबमर्ज ही रहता है। ये वाला एरिया तो ऑफ कोर्स शिप का, बोट का सबमर्ज ही रहेगा ना, पानी के अंदर। तो ये जो हल है, दिस इज द मेन बॉडी ऑफ द बोट दैट सिट्स इन द वाटर एंड इट ऑफ कोर्स प्रोवाइड्स द बॉयंसी एंड स्टेबिलिटी। बट वो चीज हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। पर ये जो ये रीजन है शिप का, जो हल होता है, ऑफ कोर्स यहाँ पे सारे ऑर्गेनिजम्स चिपक जाते हैं, ठीक है। तो दे स्टिक ऑन दीज वेट सर्फेसिस, दिस वेट सर्फेस, और ये क्या करते हैं बेसिकली, अब ये शिप कहीं किसी पानी से कहीं और जाएगी इनटू डिफरेंट वाटर्स। अब वो एरिया ही बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वहाँ के नेटिव है ही नहीं, वहाँ के नेटिव ऑर्गेनिजम्स कुछ और होंगे। लेकिन अब ये स्पीशीज वहाँ पहुँच चुकी हैं, या ये ऑर्गेनिजम्स वहाँ पहुँच चुके हैं, वहाँ पे इन्वेड कर लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए। वैसे तो हम बायो फाउलिंग को ये भी कहते हैं कि जब ये सारी चीजें ये जो चिपक जाती हैं, जो मैकेनिकल फंक्शन है बेसिकली शिप का, उसमें हाइंडर करती हैं, फंक्शनल डेफिशिएंसीज इसकी वजह से हो जाती हैं, बिकॉज यू सॉर्ट ऑफ स्टिक ऑन द वेसल सरफेस। सो जो मैन्यूवरेबिलिटी है, यानी कि मोबिलिटी है ना, वो हैम्पर होती है, वेट बढ़ जाता है वेसल का, स्पीड रिड्यूस हो जाती है, तो ओवरऑल सब बकवासी हो जाता है बायोफाउलिंग से, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। पर मोर और लेस जो चीज यहाँ पे लिखी है वो ये है, बायोफाउलिंग इज द accumulation of various aquatic organisms on ships' hulls acting as a vector for the transfer of invasive aquatic species. IMO ने बायोफाउलिंग के साथ डील करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? IMO की बायोफाउलिंग गाइडलाइंस है। ग्लो फाउलिंग पार्टनरशिप प्रोजेक्ट भी एग्जिस्ट करता है, जो GEF, UNDP, IMO की कोलैबोरेशन से लिया गया है, ग्लो फाउलिंग पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है IMO का।
आई थिंक एंड आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव IMO पे स्पेसिफिकली तो कभी भी आपसे शायद ही क्वेश्चन पूछा जाए आपके GS2 में, पर जब भी आप मेरी टाइम सिक्योरिटी या शिपिंग या कुछ भी मेरी टाइम के ऊपर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जो कि आएगा ही 2024 में, तो आप IMO जरूर लिखिएगा। एक पॉइंट अच्छा सा IMO पे बना के जस्ट हैव इट इन योर हेड, replicate it there, alright। लेकिन क्या फिर भी हम ब्रीफली देख लेते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है IMO का। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जी हाँ, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है शिप्स में से पोल्यूशन। IMO की जो आप मार्पोल कन्वेंशन, जो मैंने आपको बताया ना, ये जो कमिटीज हैं ये क्या करती हैं, 5 कमिटीज, ये कन्वेंशंस को अडॉप्ट करती हैं, रेजोल्यूशंस को अडॉप्ट करती हैं। तो वैसे ही IMO की मार्पोल कन्वेंशन, जो आप बहुत फेमसली जानते हैं, किस लिए है, ये एड्रेस करती है ऑयल और केमिकल पोल्यूशन जो शिप से हो रहा है, या फिर सीवेज डिस्चार्जेस, या फिर शिप जनरेटेड गार्बेज का डिस्पोजल। तो इस सब को बेसिकली मिनिमाइज करने की बात ये मार्पोल कन्वेंशन करता है। सो इट डेफिनेटली वर्क्स इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और क्या, प्रोटेक्ट करना मरीन बायोडाइवर्सिटी को। जब आप बायोफाउलिंग को प्रिवेंट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आप किसी जगह की नेटिव बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऑलराइट। आप एड्रेस करना चाहते हैं नॉइज पोल्यूशन, यू हैव गाइडलाइंस ऑन रिड्यूसिंग अंडर वाटर नॉइज from commercial shipping. You also work in the field of climate change mitigation. IMO happens to be the first international regulator एक particular transport sector के लिए। ऊपर मैंने आपको IMO का एम क्या बताया कि शिपिंग से रिलेटेड डील करता है। शिपिंग इज द वर्ड रिटन देयर, राइट। तो ये पहला इंटरनेशनल रेगुलेटर है एक पर्टिकुलर पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए, और ये उनके लिए मैंडेटरी बना देता है एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स को अडॉप्ट करना। तो आप सोचिए ये कितना ज्यादा इंपैक्टफुल है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए। Alright, again something very concrete we have here, addresses dumping of wastes at sea. IMO ने अडॉप्ट किया हुआ है लंदन डंपिंग कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल। Again repeating, London Dumping Convention and Protocol of course regulate करता है डंपिंग को, कि वेस्ट डंप नहीं किया जाना चाहिए सीज के अंदर, राइट। और यही जो लंदन डंपिंग कॉन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल है ये रेगुलेट करते हैं कार्बन कैप्चर को और सीक्वेस्ट्रेशन को भी, जो सब सी जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में होता है, राइट। आप जानते हैं हर जगह कार्बन हैज बीन कैप्चर्ड, ओशंस में इतने कार्बन कैप्चर होता है, तो we need to protect them, right? Maritime safety and security, तो ये एक अलग सेक्टर है जिसमें IMO डील करता है, विच इज मेरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो मर्चेंट शिप्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी की भी बात की जाती है, जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का इंटरेस्ट लाई करता है इंटरनेशनल सी बॉर्न ट्रेड में। इसीलिए इंडिया इंडिविजुअली रेड सी में भी अपना काम कर रहा है, अपनी फाइट भी रख रहा है, ऑल्दो पॉलिटिकली नहीं, पर जो भी हमारे को अगर इंडिविजुअली कभी टारगेट किया गया है अभी रिसेंट इस फाइट में, या फिर रिसेंट इस जो भी मिनी वॉर सोच चल रही है वहां पे, सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, अपनी मर्चेंट शिप्स इंडिया प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट। तो इसमें IMO के पास एक कॉन्वेंशन है जिसे हम सोलास कॉन्वेंशन भी कहते हैं, विच इज द इंटरनेशनल कॉन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ 1974, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मिनिमम स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं जो शिप में बेसिकली, अच्छा इतना तो बेयर मिनिमम क्वालिटी होनी चाहिए शिप्स की कंस्ट्रक्शन में, क्वालिटी मटेरियल, इक्विपमेंट्स, इस तरह से तो ऑपरेट किया जाना चाहिए शिप्स को ताकि जान को खतरा ना हो, ठीक है, क्रू की, लोगों की, ओके। और क्या, बेसिकली प्रिवेंट पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिपिंग्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है मेंबर स्टेट्स को, कि बताया जाता है कि अच्छा ये बेसिकली टेम्पलेट है, इस तरह का ये मॉडल है, बेसिकली ये मॉडल गाइडलाइंस है, इस तरह का ही मिलता जुलता सा आपके पास नेशनल लॉ होना चाहिए एक, या फिर आप अगर एक रीजन को बिलोंग करते हैं जैसे सार्क या कोई और रीजन है ना, तो आप ये मॉडल हम आपको बता रहे हैं, हम असिस्ट आपको कर रहे हैं, इसी से मिलते जुलते आप अपने प्रोविजन अपने लॉ में ले आइए या फिर अपने उस पॉलिसी में ले आइए, है ना। जैसे एग्जाम्पल जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट, जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं कि IMO ने ही हेल्प किया इनको ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाने में। कहाँ के लिए? वेस्टर्न इंडियन ओशन के लिए। वैसे ही सुआ ट्रीटीज, दे आर नथिंग बट सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज, सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज,
ओके, जिस भी तरह की अनलॉफुल एक्टिविटी शिप्स के अगेंस्ट होती है उसके खिलाफ प्रोटेक्शन ये लीगल फ्रेमवर्क, इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात चेक करना ड्रग स्मगलिंग को। आईएमओ की जो मेरीटाइम सेफ्टी कमेटी है जो हमने ऊपर देखी और जो फैसिलिटेशन कमेटी है, ये कोऑपरेट करते हैं प्रिवेंट करने में ड्रग स्मगलिंग को जो इंटरनेशनल शिप्स पे हो रही है। लेकिन क्या चैलेंजेस आईएमओ फेस करते हैं? किस तरह के चैलेंजेस फेस करता है वो? अनइक्वल इन्फ्लुएंस ऑफ मेंबर स्टेट्स। ये तो ऑलमोस्ट हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है, राइट? क्योंकि जो आईएमओ का फाइनेंस मैकेनिज्म है वो ऑफ कोर्स इस तरह से काम करता है कि जिन तरह की स्टेट्स के पास जो तरह की स्टेट्स ग्रेटर टनेज में जिनकी शिप्स की टनेज जिनका ट्रेड ज्यादा है एंड ऑल ऑफ दैट उसमें डील करते हैं, तो उनको ज्यादा लेवल ऑफ फंडिंग कंट्रीब्यूट करनी है, राइट? तो ऑफ कोर्स जो ज्यादा फंडिंग देगा, जो ज्यादा ट्रेड कर रहा है, जो ऑफ कोर्स बड़ी बड़ी कंट्रीज ही कर रही हैं, वो ज्यादा फंडिंग देगी। जो ज्यादा फंडिंग करेगा उनको अनइक्वल इन्फ्लुएंस मिलेगा। यही तो हो रहा है, यही तो WHO में भी हो रहा है, यही IMF में भी हो रहा है, ये वर्ल्ड बैंक में भी हो रहा है ना? जैसे यूएस के पास 16% वोटिंग पावर्स हैं। सो कीपिंग दैट असाइड, पर आईएमओ का भी वही हाल है। डिस्प्रपोर्शनेट इन्फ्लुएंस ऑफ इंडस्ट्री। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी देखिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको भगवान ने तो नहीं बनाया कि ऊपर से ही आएंगे कुछ लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वो आईएमओ में आके जो मेरीटाइम सेफ्टी एक्सपर्ट्स थे वो ऊपर से प्रकट हुए एंड देन दे फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन एंड देन दे विल लाइक वर्क ऑन इट, है ना? ऐसा तो नहीं है। ये हम ही दुनिया वाले हैं जो ये मेंबर स्टेट्स हैं, दे ओनली सॉर्ट ऑफ, या बाकी जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो कंसल्टेंट्स होते हैं यहाँ पे एंड ऑल दैट, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या है ना, IMO फेवर्स इंडस्ट्री कंसर्न्स ओवर अदर इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। ऐसा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है कि जो इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं दे मेक अप 57% ऑफ ऑल कंसल्टेटिव मेंबर्स एट द कमिटी लेवल। तो जब कमिटी लेवल पे ही इंडस्ट्री के लोग हैं तो आप खुद सोचिए, राइट? ऑल्दो देखिए इंडस्ट्री के लोग हैं जो शिपिंग में काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये तो लाजमी है कि वो वहां पे होंगे, पर बात ये है कि इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। वो क्यों सोचेंगे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के बारे में या फिर बाकी चीजों के बारे में जब उनका प्रॉफिटरिंग ज्यादा अगर उससे निकल रहा है तो, राइट? लिमिटेड कैपेसिटी टू रेगुलेट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्योंकि बहुत ही छोटी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है। और यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, खुद के कुछ खास। अगर आप जैसे कई चीजों को कहते हैं कि अच्छा ये टेक्नोलॉजी बेकार है, नाउ रिप्लेस इट बिकॉज इट हैज बिकम ऑब्सोलीट एंड यू मस्ट नॉट रियली बी लाइक एम्ब्रेसिंग इट, तो आप ऑल्टरनेटिव प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज भी तो नहीं आपके पास जो आप सजेस्ट कर सकें, है ना? तो ये सारे चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं जो अभी हमने पढ़े। तो अब क्योंकि इंडिया एक काउंसिल मेंबर बन गया है तो इंडिया अब इन चैलेंजेस को फाइट करने में काम पे लग जाए। सेफ और सस्टेनेबल शिपिंग, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशंस एंड सीज, SDG 14 है, इसीलिए इंडिया को अपना बेस्ट देना चाहिए इन सारे कंसर्न्स को डील करने के लिए। फिर हम आते हैं इंडिया केन्या रिलेशंस पे, वेरी इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आप जानते हैं जो केन्या के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक स्टेट विजिट पे की थी इंडिया में। तो आपके लिए जो अभी मैं ऊपर बता रही थी प्लेसेस इन न्यूज जो है वो कौन सी इंपॉर्टेंट है, जैसे जो भी कोई वॉर चल रही है अभी, इजराइल हमास, यूक्रेन और रशिया का कुछ कुछ जो पोर्ट सिटीज हैं जिनमें अभी डिस्ट्रक्शन चल रही है, सो दे बिकम इम्पोर्टेंट। तो आपको ये वॉर रिलेटेड जगहें या फिर जो स्टेट विजिट्स होती हैं ये जाननी है। जो भी समिट्स हो रही हैं जैसे अभी नैम समिट या फिर कोई भी इस तरह का कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है कुछ भी, जैसे नैम समिट अभी युगांडा में हुई, राइट? तो युगांडा की कैपिटल कंपाला में बेसिकली। सो यू हैव टू नो दीज थिंग्स, ऑलराइट? तो अभी केन्या की कैपिटल क्या है? नायरोबी। इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट? क्योंकि एक और चीज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अफ्रीका इतना ही ज्यादा फेवरेट है यूपीएससी का, आई डोंट थिंक देयर हैज बीन अ सिंगल ईयर जब यूपीएससी में प्रीलिम्स में अफ्रीका की किसी लेक, नदी कुछ या फिर स्टेट या कुछ तो दारफूर रीजन जहाँ पे सिविल वॉर चल रही है, कुछ तो हैज बिन देयर always UPSC loves Africa because it's just so big, there are so many countries there, whatever। पर ऐसा हो सकता है क्योंकि केन्या के स्टेट विजिट हुई थी तो केन्या के ऊपर कुछ ऐसा ही एक फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन बन जाए, और उसमें क्योंकि यहाँ पे ना आई टेल यू केन्या इंपॉर्टेंट क्यों है स्पेसिफिकली, यहाँ नहीं लिखा बट इट इज इम्पोर्टेंट।
आपको सब याद आ जाएगा क्योंकि आप अपनी ये मैपिंग में पढ़ते हैं। अगर आपका प्रेलिम्स में एक स्टेटमेंट लिखी है, आप मासाई ट्राइब के बारे में जानते होंगे, तो मासाई फ्रेज है एक, एंकारे नाइरोबी। एंकारे नाइरोबी का मतलब होता है प्लेस ऑफ कूल वाटर्स। इट्स लाइक, सो दिस इज लाइक प्लेस ऑफ कूल वाटर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो कूल वाटर है वो नाइरोबी रिवर है विच फ्लोज थ्रू दिस नाइरोबी सिटी। ओके, तो इसीलिए बेसिकली इसको प्लेस ऑफ कूल वाटर्स, और इसीलिए इसका नाम नाइरोबी पड़ा है बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और नाइरोबी ऑफ कोर्स आपको यहाँ दिख ही रहा है कि ईस्ट अफ्रीका में लाई करता है। तो इसका पता है टेरेन कैसा है? तो ये कोस्टल प्लेन है, तो ये तो बिल्कुल ही प्लेन हो गया। लेकिन जैसे जैसे आप सेंट्रल पार्ट में आते जाएंगे, मिडिल पार्ट में आते जाएंगे, तो आपको यहाँ पे प्लेट्यूज, माउंटेन्स, इसके सेंटर में ये सब कुछ, तो इस तरह की एलिवेटेड ऊपर जाते जाते ऐसा कुछ टेरेन है इसका। और आप इसकी लोकेशन भी जानते हैं, इंडिया के परस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि केन्या इज लोकेटेड बिटवीन द इंडियन ओशन विच इज हियर as you see between Indian Ocean and the Lake Victoria. So it's very important. ये इतना important है ये केन्या का रीजन, क्योंकि अफ्रीका, मिडल ईस्ट, पूरे संसार के जितने ट्रैवलर्स हैं, दे हैव बीन ट्रेडिंग अक्रॉस दिस पर्टिकुलर रीजन फॉर सेंचुरीज। और इस वजह से केन्या में आपको मल्टी एथनिक ग्रुप्स, लैंग्वेजेस मिल जाएंगी। और आप ये भी जानते हैं कि कैसे अभी रिसेंटली एक न्यूज थी कि वन ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमन एंसेस्टर्स है ना, उनकी बोन्स पाई गई थी केन्या की तुर्काना बेसिन में। आप लेक तुर्काना पढ़ते हैं जब आप मैपिंग करेंगे, तो जो तुर्काना बेसिन है बेसिकली, उसमें यहाँ पे उसके बोन्स मिली थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ऑफकोर्स आप जानते ही हैं, जो आप बार बार पढ़ते हैं, जो यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट का हेडक्वार्टर्स है ना, वो कहाँ है? नाइरोबी में, केन्या में। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बेसिक इंफॉर्मेशन थी इसमें, तो मतलब आपको पता ही है मैक्सिमम चीजें, तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थी। अब हम आते हैं इस स्टेट विजिट की हाइलाइट्स क्या हैं। तो एक जॉइंट विजन डॉक्यूमेंट को अनवील किया गया था। इस जॉइंट विजन डॉक्यूमेंट में बोला गया है कि हम अपनी मेरीटाइम एंगेजमेंट को बढ़ाएंगे, इंडिया और केन्या। कहाँ पे? इंडियन ओशन रीजन में। वेरी इंपॉर्टेंट, वी रियली वांट टू डू दैट। सागर मिशन, ये सब कुछ यही हम करना की कोशिश कर रहे हैं इन सारे मिशंस के माध्यम से। ठीक है, तो ये जो मेरीटाइम एंगेजमेंट हम बढ़ाएंगे इंडियन ओशन रीजन में, तो ये हम पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, इनको एड्रेस करने के लिए कर रहे हैं। साथ ही में इंडिया ने अनाउंस किया है $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट केन्या को। क्यों? बहुत स्पेसिफिकली देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हमने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, एग्रीकल्चर सेक्टर की मॉडर्नाइजेशन के लिए। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पे लिखा है लाइन ऑफ क्रेडिट, ग्रांट नहीं होता, ठीक है, या फिर कोई गिफ्ट नहीं होता कि हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं, आप हमारे दोस्त हो, अब हम बड़ी कंट्री हैं तो हम आपको लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे। बिल्कुल भी नहीं, ये एक सॉफ्ट लोन है, यानी कि है तो लोन ही, आपको वापस तो करना ही है, लेकिन सॉफ्ट है, यानी कि बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है ये लोन। ठीक है, विच इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, और टाइम भी बहुत ज्यादा होता है पे बैक करने का। सो इसलिए इसको, एक लोन को सॉफ्ट करने के दो ही तरीके हैं ना, या तो आप टाइम बहुत ज्यादा रखो कि अच्छा आप 10 साल में दे देना, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, आई एम जस्ट ऐसे क्रूड वे में मैं कह रही हूँ, या फिर आप इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम रखो, तो ये सॉफ्ट लोन होता है बेसिकली, यू सॉफ्टन द लोन। ऑल्सो आपको ये पता होना चाहिए, इट इज अ लाइन ऑफ क्रेडिट, एक क्रेडिट की लाइन। बेसिकली क्या किया जाता है, अगर मैं आपको बताऊं, आपके प्रीलिम्स में कहीं बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी टेस्ट कर ली जाए कि आप न्यूज़पेपर्स में इतना लाइन ऑफ क्रेडिट पढ़ते हैं, आपको पता भी है लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, यू नेवर नो। इतनी बेसिक इकोनॉमिक्स, या इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रांट, लाइन ऑफ क्रेडिट और लोन के बीच में डिफरेंस बताइए, ठीक है, तो आपको लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब पता होना चाहिए। ये कुछ नहीं होता, ये प्री डिटरमाइंड बोरोइंग लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये मतलब हमने बोला है कि $250 मिलियन आपकी लाइन ऑफ क्रेडिट है, मतलब ये आपकी बोरोइंग लिमिट है। ठीक है, इंडिया ने जो केन्या को दी है कि आप इतना हमसे बोरो कर सकते हैं, इतने तक बोरो कर सकते हैं, दिस इज द थ्रेशोल्ड। ठीक है, आपको जब भी नेसेसरी लगे, आपकी कोई सिचुएशन, आपको कुछ पैसे की जरूरत है ना, तो इसमें से वो एक्सेसिबल है। Okay, so this is a line of credit. So the borrower can withdraw funds as required until
रीचिंग द एस्टैब्लिश्ड लिमिट, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ओके, नाउ की एस्पेक्ट्स ऑफ अ बायलैटरल रिलेशन। तो डिप्लोमेटिक अगर हम देखें तो केन्या हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर है ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी में। इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपको वेस्ट अफ्रीकन जो कम्युनिटी है या फिर वेस्ट अफ्रीकन जो बॉडी है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी नाइजर का कू हुआ था। आपको ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। उसमें हमारे लिए केन्या इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेंबर। तो ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? पहले तो ये ऑफ कोर्स ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज का एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें ये सारी कंट्रीज आती हैं, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रवांडा, युगांडा, साउथ सुडान, तंजानिया, है ना। तो ये सारी कंट्रीज इसमें आती हैं। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए। और इसका अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए कि ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी की जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है। सो इट्स आरुषा। आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी का बहुत बार जिक्र होता रहता है आजकल। तो जो तंजानिया का आरुषा है वहां पे बेसिकली इट इज हेडक्वार्टर्ड। ओके, तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव तो क्या ही होगा, वही ना, इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल कोऑपरेशन बढ़ानी है मेंबर नेशंस के बीच में, है ना। तो ये कुछ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, नथिंग मोर देन दैट। ओके, तो केन्या के साथ हमारा एक कॉपरेशन अग्रीमेंट है सिंस 2003। और आप जानते हैं इंडिया ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेटिव है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ में केन्या भी आता है। फिर ट्रेड की अगर हम बात करें तो अच्छा खासा बायलेटरल ट्रेड है। इनफैक्ट सेंट्रल एशियन कंट्रीज से बहुत ज्यादा ट्रेड हम अकेले केन्या के साथ करते हैं। बहुत सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ भी इतना नहीं है हमारा ट्रेड। सो केन्या के साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड है 3.39 बिलियन यूएस डॉलर्स का। इंडिया केन्या ट्रेड एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है 1981 से लेके अभी तक। बहुत इंपॉर्टेंट, हमने एक दूसरे को दिया हुआ है मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस। आप जानते हैं WTO अग्रीमेंट्स के अंडर MFN स्टेटस जब हम एक कंट्री को देते हैं तो हम ये कहते हैं कि देखिए हम ऐसा नहीं है कि हम फॉर एग्जांपल यूएसए से अगर सेम प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं और आपसे भी सेम प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम यूएस आपको डिस्क्रिमिनेट करेंगे और यूएस को फेवर करेंगे, है ना। ऐसा नहीं हो सकता अनलेस हमने यूएस के साथ कुछ स्पेसिफिक अग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जैसे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट और समथिंग, है ना, या कुछ भी ऐसा। जब तक ऐसा नहीं है कुछ भी, तब तक आप और यूएस हमारे लिए एक ही हैं। आपका जो प्रोडक्ट अगर आपके जैसा, यानी कि अगर मैं आपसे एग्स इंपोर्ट कर रही हूँ फॉर एग्जांपल और यूएस से भी एग्स ही इंपोर्ट कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप पे मैं स्पेशल टैक्स लगा दूंगी 2-4 एक्स्ट्रा। डज नॉट हैपन लाइक दैट, ठीक है। तो वो होता है MFN स्टेटस, वो हमने एक दूसरे को दिया हुआ है। मैरीटाइम कॉपरेशन, आप जानते हैं हम दोनों के दोनों मेंबर्स हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन ओशन तो आप जस्ट मग एवरीथिंग अप, you will have to remember। अब क्या कर सकते हैं आप, you will have to remember certain points आपके मेंस के लिए। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन कमीशन, सागर मिशन, ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए कुछ चीजें। ओके, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स, आप जानते हैं 80,000 से भी ज्यादा इंडियन ओरिजिन के लोग केन्या में रहते हैं। ओके, और कितने सारे जो टूरिस्ट हैं इंडियन वो केन्या में जाते हैं। 3rd लार्जेस्ट सोर्स है उनके इनबाउंड टूरिज्म का। ओके, और कितने केन्यन नेशनल्स को हम स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग देते हैं। जो आईटेक प्रोग्राम है या फिर इंडिया अफ्रीका फोरम समिट है, एड टू अफ्रीका प्रोग्राम है, इनके भी लाभार्थी केन्या के लोग रहे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। इंडिया ओमान अडॉप्ट अ विजन डॉक्यूमेंट टू एक्सपैंड टाइज, राइट। अगेन आप जानते हैं ये क्यों हुआ है बेसिकली, एक जॉइंट विजन डॉक्यूमेंट को जिसका टाइटल है बेसिकली अ पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर। ये कब अडॉप्ट किया गया, जब सुल्तान जो है ओमान के उन्होंने विजिट किया। ओके, तो ये जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर करके ये विजन डॉक्यूमेंट है, ये डिपिक्ट करता है जो सिनर्जी एग्जिस्ट करती है बिटवीन ओमान विजन 2040 एंड हमारा जो अमृतकाल का इंडिया का डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव है। अगेन रिपीटिंग, ओमान की एक अपने लिए सोच है कि ओमान 2040 तक कहाँ पहुंचना चाहता है, और हमारी एक सोच है कि जब तक हम 100 साल अपने आज़ादी के पूरे करें, राइट, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं।
तो जो जहां वो पहुंचना चाहते हैं, जहां हम डेवलपमेंट के टर्म्स में पहुंचना चाहते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स दोनों के हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ बिल्कुल सिनर्जी में है, और उसी को दोनों ही हम ग्रो करें, इस तरह की पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करने के लिए हमने ये जॉइंट विजन डॉक्यूमेंट को रिलीज किया है, अडॉप्ट किया है, जिसमें डिजिटल कनेक्टिविटी, मेडिकल टूरिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी, हॉस्पिटैलिटी, स्पेस, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, सारे सेक्टर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप जानते हैं ओमान हमारे लिए एक बहुत क्रूशल पिलर है इंडिया के वेस्ट एशिया पॉलिसी का, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है 2008 से लेके अभी तक, और हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरलॉक्यूटर है बड़े सारे ब्लॉक्स में या फिर फोरा में, जैसे GCC, अरब लीग, IORA फोरा। हम जानते हैं यहाँ पे करीबन 7 लाख इंडियंस रहते हैं ओमान में। बायलैटरल ट्रेड काफी बढ़ता जा रहा है, $5.4 बिलियन हुआ करता था 2020-21 में, अभी इट्स अराउंड $12.3 बिलियन इन 2022-2023। ओके, सो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो। लेकिन यहाँ पे भी चाइना वाला फैक्टर है, और आप जानते हैं ओमान में रुपे डेबिट कार्ड को लॉन्च कर दिया गया था, और IMEC अगर लॉन्च होता है, इम्प्लीमेंट होता है बेसिकली, तो ओमान हमारे लिए वहां पे भी एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर रहेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया ने अटेंड किया 6th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की मीटिंग को, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की, जो कहां पे हुई, मॉरिशस में। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी आपके प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से, मेंस के परस्पेक्टिव से भी। जब भी आप कभी इंडियन ओशन पे कोई भी लिख रहे हैं आंसर, जो मैंने अभी आपको बताया अभी, कि आप इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन कमीशन, सागर मिशन, और कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये 5 पॉइंट तो मैंने ही बता दिए, 4-5 पॉइंट तो आपको, तो यही आपको लिखने हैं अपने मेंस में, ठीक है। प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से आपको क्या पता होना चाहिए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में, कि ये फॉर्म किया गया था 2011 में एक ट्राइलैटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग के रूप में, ठीक है। मतलब इसमें 3 ही कंट्रीज थी, इंडिया, अब कोलंबो है तो ऑफकोर्स श्रीलंका तो होगा ही, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ठीक है, मालदीव्स, अगेन रिपीटिंग, ओके। सो इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स। फिर क्या हुआ, मॉरिशस ने, क्योंकि देखिए अभी मॉरिशस में इसकी मीटिंग हुई है NSA लेवल की, तो ऑफकोर्स मॉरिशस भी अब इसका मेंबर है, तो मॉरिशस ने भी इसको ज्वाइन किया 4थे मेंबर के रूप में, और बांग्लादेश और सेशल्स भी जब मॉरिशस ने ज्वाइन किया तभी इसकी ऑब्जर्वर कंट्रीज बन गई। ओके, तो ये बेसिकली अभी हम 6th समिट देख रहे हैं NSA लेवल की, ये हुआ था 5th मीटिंग में, ठीक है। इससे पहली वाली मीटिंग में ये बेसिकली हुआ था, तब हमने CSC बेसिकली काफी समय से रिडंडेंट पड़ा हुआ था, तो जब हमने इसको रिवाइव करने के बारे में सोचा, हमने सोचा मॉरिशस को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, एंड बांग्लादेश एंड सेशल्स हैपन टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर, सो लेट्स हैव देम आल्सो। सो ये हमारा एक तरीका था इसको रिवाइव करने का, स्पेशली इंडिया ने प्रपोज किया था ये, ठीक है। तो ये चीज आपको ऑफ कोर्स यहाँ पे पता होनी चाहिए, ऑलराइट। और इसका अपना एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट है, जो कहाँ पे बेस है, कोलंबो में, जो ऑफ कोर्स सेक्रेटेरिएट काम करता है एडमिनिस्ट्रेटिव और सेक्रेटेरियल काम जो होता है, क्लरिकल काम वगैरह, या एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करना, डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना, पेपर वर्क करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, वही ये परमानेंट सेक्रेटेरिएट करता है। सिग्निफिकेंस क्या है CSE का, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारे जो विजन है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, या नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उन्हीं के पाथ पे चलता है, बिल्कुल मिलता जुलता उसी से ये एक इनिशिएटिव है। ये कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म की तरह काम करता है मैरीटाइम नेबरहुड में इंडियन ओशन रीजन के, जैसा कि मैं आपको बता रही थी। बाकी जो रीजनल कोऑपरेशन मैकेनिज्म्स हैं इंडियन ओशन रीजन में, वो क्या है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इंडियन ओशन नेवल सिंपोसियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली जो भी लिटोरल स्टेट्स हैं इंडियन ओशन रीजन की, उनकी जो नेवीज हैं वो कोऑपरेट करती हैं इंडियन ओशन नेवल सिंपोसियम में, नेवल, राइट, ऐसे लेक्चर्स वगैरह और सेमिनार्स वगैरह बहुत कुछ होता है इनके बीच में, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, दे एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस, दे वर्क, ऑल दैट। बिम्स्टेक एक मेजर है इंडियन ओशन रीजन का, और इंडियन ओशन कमीशन, इंडिया इंडियन ओशन कमीशन का मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर है, ठीक है।
वेरी इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, क्या पता ऐसा हो कि ऐसा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पिलर्स ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ठीक है। और 5 पिलर्स आपको इसीलिए थोड़ा एक पढ़ के जाइए, इसे आपके दिमाग में बिल्कुल रह जाएगा कि CSC के पिलर्स क्या हैं। ओके, तो पहला है मेरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये तो होगा ही ना, कितना बेसिक सा है। और ये टेररिज्म तो होगा ही, काउंटरिंग टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन। तीसरा, कॉम्बैटिंग ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। चौथा, सबसे ज्यादा नया जो है, साइबर सिक्योरिटी, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन, है ना। फिर 5th, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, है ना। सेशल्स तो आप जानते भी हैं बहुत सारे डिजास्टर से ग्रस्त रहता है, साइक्लोन्स वगैरह बहुत आते हैं। की डेवलपमेंट्स क्या थे 6th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की मीटिंग पे? तो हमने बेसिकली अग्री किया एक रोड मैप के ऊपर, रोड मैप ऑफ एक्टिविटीज जो हम 2024 में करेंगे, है ना। क्यों हमको 2024 के लिए अपने कुछ एक बेसिक बेयर मिनिमम हमारे पास दिमाग में होना चाहिए, एक टाइमलाइन, एक सॉर्ट ऑफ क्या हमें करना है, क्योंकि 2024 भी एक फ्लक्स वाला साल ही हमें लग रहा है। बड़े सारे ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल, इमर्जिंग हाइब्रिड चैलेंजेस हमें दिख रहे हैं इंडियन ओशन रीजन में। नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस, अगर आपके मेंस में सेम क्वेश्चन ऐसी लैंग्वेज का है कि मेरीटाइम रीजन और इंडियन ओशन रीजन इज फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल एंड इमर्जिंग हाइब्रिड चैलेंजेस, तो आप ऑफ कोर्स एक हेडलाइन बनाएंगे ट्रेडिशनल की, या फिर ट्रेडिशनल को एक्सप्लेन करेंगे क्या है ट्रेडिशनल चैलेंजेस, ठीक है। फिर उस जो भी मिलिट्री चैलेंजेस या फिर इंटर कंट्री कॉन्फ्लिक्ट, ये सब कुछ, ठीक है। और फिर इसके बाद नॉन ट्रेडिशनल, आप इसको बताएंगे नॉन ट्रेडिशनल इश्यूज कौन से हैं सिक्योरिटी के, जो भी नॉन मिलिट्री सोर्सेज है ना जिसके, वो जैसे क्लाइमेट चेंज, सबके लिए ये इन्फेक्शियस डिसीजेस, नेचुरल डिजास्टर्स, है ना। और बाकी इमर्जिंग हाइब्रिड चैलेंजेस जो ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक चीजें भी इसमें आ जाती हैं, या फिर सपोज कीजिए 2 कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक डिजास्टर हो जाए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और हमने क्या किया इस 6th मीटिंग पे, हमने लॉन्च किया ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज पोर्टल को, जिसमें ऑफ कोर्स एक्सचेंज की जाएगी ओशनोग्राफिक इंफॉर्मेशन। फिर हम आते हैं यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, अगेन प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट। इसको एस्टैब्लिश किया गया था इकोसॉक द्वारा 1946 में। सोशल कमीशन इसका नाम था पहले, जिसको रीनेम किया गया यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। कब? 1966 में, 20 साल बाद, ठीक है। तो अगर हम इसकी मेंबरशिप देखें तो 46 मेंबर्स होते हैं, जिसको इकोसॉक ही इलेक्ट करता है बेस्ड ऑन इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इसके ब्यूरो की बात करें तो इसके जो ब्यूरो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं कमीशन से ही। और कौन होते हैं ब्यूरो मेंबर्स? बेसिकली एक होते हैं चेयरमैन या चेयरपर्सन, और होते हैं 4 वाइस चेयर्स। इनका अगर हम सारे ऑफिसर्स का टर्म देखें तो इट्स 2 years। की रोल्स क्या है? ऑफ कोर्स प्रमोट करना सोशल पॉलिसीज को, ओवरऑल जो गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के उनको इंप्लीमेंट करने की बात करना, जैसे पॉवर्टी इरेडिकेशन, सोशल इंटीग्रेशन, फुल एम्प्लॉयमेंट, डिसेंट वर्क फॉर एवरीवन। ये बेसिकली यहाँ पे यही तो सब होता है। सोशल का मतलब क्या? यही सब, ठीक है, यही ये करते हैं। ओके, नाउ समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ये इंचार्ज है किस चीज का? इंप्लीमेंट करने का। जो कोपेनहेगन डेक्लेरेशन है, जो कोपेनहेगन डेक्लेरेशन है प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जो अडॉप्ट की गई थी कहाँ? वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट में, WSSD, जो 1995 में हुई थी, वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। इसमें हमने क्या अडॉप्ट किया था? कोपेनहेगन डेक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। उसको इंप्लीमेंट करता है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए WSSD के बारे में, which is nothing but World Summit for Social Development. World Summit for Social Development, it was held in 1995 कोपनहेगन में। पता नहीं कनाडा में कब से आ गया कोपनहेगन, हमें तो डेनमार्क में पता है, ठीक है। 1995 कोपनहेगन, है ना। और यहाँ पे हम बेसिकली कंसेंसस पे रीच किए कि देखिए यूनाइटेड नेशंस के जो डेवलपमेंट एफर्ट्स हैं, डेवलपमेंट करनी किसकी है? पीपल की ना। तो पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट के, लोगों के बारे में तो सोचो। सो पीपल हैव टू बी एट द सेंटर ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट एफर्ट्स। वी वर नॉट डूइंग दैट बिफोर दिस। सोशल जस्टिस फॉर whom? For people.
ओके, सो पीपल सेंट्रिक सोशल डेवलपमेंट वाला जो चीज है वो 1995 ये कोपेनहेगन वाली समिट में हुआ, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ओके, अब हमारे पास, आप जानते हैं हमारे पास चेयर है 62nd सेशन की जो फरवरी में होने वाली है, तो ये आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस 1975 दैट वी आर गेटिंग वी हैव बिकम द चेयर। तो जब ये होगा दोबारा से विजन आईएएस मैगजीन में आएगा, तो तब हम इस चेयरमैनशिप के दौरान हमने क्या किया 62nd सेशन के, वो हम देखेंगे क्या इसके आउटकम्स रहे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम आते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट प्रयास को। ओके, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने प्रोजेक्ट प्रयास, इसका फुल फॉर्म क्या है आपको ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट प्रयास किससे डील करता है, तो ये बेसिकली माइग्रेशन से डील करता है, असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स, उनको असिस्टेंस देना, ठीक है, स्किल्ड प्रोफेशनल्स को, ताकि वो किसी तरह के मिडिल मैन के चक्करों में ना पड़े, कुछ दिक्कत ना हो, वहां उन्हें कोई दिक्कत ना फेस करनी पड़े एंड ऑल दैट, ठीक है। ये किसके साथ लॉन्च किया गया है, किसकी पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की पार्टनरशिप में इसे लॉन्च किया है 2023-24 के लिए। ऑब्जेक्टिव सेफ ऑर्डरली रेगुलर माइग्रेशन, किसके लिए, एस्पायरिंग इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। ओके, बाकी कोलैबोरेशन MEE, नीति आयोग, स्टेट गवर्नमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली जो डिसेमिनेट किए जाएंगे कम्युनिकेशन मटेरियल्स, किस पे, सेफ और ऑर्डरली माइग्रेशन पाथवेज पे, ताकि आप किसी तरह की इलीगल माइग्रेशन या और भी किसी तरह के झांसे में ना फंस सके। सब कुछ पॉसिबल है, यू आर स्किल्ड, यू आर विलिंग टू वर्क, यू विल गेट गुड वर्क, डोंट वरी, डोंट फॉल इनटू ट्रैप्स, ओके, and don't be like, don't shirk away from making efforts. Okay, India has a huge diaspora of over 32 million जो इस संसार में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हम सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस को भी रिसीव करते हैं। लेकिन क्या प्रॉब्लम्स हमारा डायस्पोरा फेस कर रहा है, वेज इनसिक्योरिटी, कैजुअल वर्क अरेंजमेंट्स। आप कतर देखिए एक बारी, कितनी बुरी हालत है, कितने घेटोज में वहां पे इंडियन माइग्रेंट्स रह रहे हैं, जो लेबरर्स हैं वहां पे, है ना। लैक ऑफ सोशल प्रोटेक्शन, वही जैसा कि मैंने आपको बताया, स्किल्स गैप, पुअर वर्किंग कंडीशंस, कोई ग्रीवेंस रिडेसल मैकेनिज्म्स नहीं है, ट्रांसपेरेंट जुडिशियल सिस्टम का एक्सेस नहीं मिल पाता, लैंग्वेज बैरियर है, बड़ी सारी चीजें। आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि माइग्रेंट्स बहुत न्यूज में हैं, ठीक है। काफी बॉडीज आई नो, बट इंपॉर्टेंट, आप सुनेंगे आपको याद रह जाएगा, रटना थोड़े ना है। वहां पे वैसे भी क्या गलत है वो वैसे ही समझ आ जाता है यूपीएससी की लैंग्वेज से कि ये गलत लिखा हुआ है। ओके, सो इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस के अंडर ही, जो माइग्रेशन की फील्ड में काम करती है। ह्यूमेन और ऑर्डरली माइग्रेशन जो सबके लिए बेनिफिशियल है उसको प्रमोट करना चाहती है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट भी रिलीज करती है, 1951 में एस्टैब्लिश किया गया था, जिनीवा में हेडक्वार्टर्ड है। अब देखिए हम अपने डायस्पोरा के लिए क्या कर रहे हैं, जो हमने ऊपर देखा, मदद पोर्टल ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए, इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम PDOT प्रोग्राम भी कहते हैं। प्री डिपार्चर मतलब डिपार्चर से पहले ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है, जो माइग्रेंट वर्कर्स को बताया जाता है, जिसमें कि जहां आप जा रहे हैं उसका कल्चर कैसा है, खाना कैसा है, लैंग्वेज कैसी है, क्या रेगुलेशंस वहाँ एग्जिस्ट करते हैं, क्या आपको नहीं करना चाहिए, किस चीज़ को लेके अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी रखनी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। सो PDOT, नो इंडिया प्रोग्राम, आप जानते हैं नो इंडिया प्रोग्राम क्या है, जहाँ पे जो भी यूथ है बेसिकली इंडियन ओरिजिन का बाहर, या फिर इंडिया का यंग डायस्पोरा है बेसिकली कोई भी, तो उनको अपने देश से जोड़ के रखना, क्या, तो दिस इज योर इंडिया, प्लीज नो what kind of diversity it holds and what kind of a nation India really is. You never lose out on the beauty of India. So no India program for them. Okay, और इंडिया कैसे राइज कर रहा है, इंडिया इज सेट टू बिकम विश्व गुरु एंड ऑल दैट। आर्टिकल 99 ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल उन्होंने इन्वोक किया है इस आर्टिकल को, गाजा और हम जो बेसिकली इजराइल हमास वॉर है उसके पर्सपेक्टिव में। तो आर्टिकल 99 क्या है, आर्टिकल 99 यूनाइटेड नेशंस चार्टर का ये कहता है कि जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के, ही और शी में ब्रिंग
टू दी अटेंशन, यानी कि कोई भी ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके हिसाब से वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है, तो वो पूरी सिक्योरिटी काउंसिल के मद्देनजर में वो बात ला सकते हैं, वो मैटर ला सकते हैं, उनकी अटेंशन में ला सकते हैं आर्टिकल 99 को इन्वोक करके। अभी तक पास्ट में केवल 4 ओकेजन्स पे इसे इन्वोक किया गया है। यूनाइटेड नेशंस चार्टर तो आप जानते हैं 1945 में इसे साइन किया गया था सैन फ्रांसिस्को में, तो ये कोडिफाई करता है इंटरनेशनल रिलेशंस के सारे मेजर प्रिंसिपल्स को। ऑलराइट, सो दैट यू नो वेरी वेल। और क्या यहाँ पे देखिए जो आपको समझाने वाला है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप अगर 2019 के PYQs देखेंगे आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन पे। अगर आप GS4 का कोई भी आंसर लिख रहे हैं करप्शन के ऊपर, कुछ भी, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन, एनीथिंग, तो आप अगर उसके इंटरनेशनल मेजर्स है ना, आप ऐसे लिखते हैं ना, राइट, कि लोकल क्या कुछ इनिशिएटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, प्रोग्राम्स वगैरह, फिर उसके बाद नेशनल या फिर रेगुलेटरी मेजर्स क्या हैं, फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे क्या स्टेप्स लिए गए हैं, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे करप्शन के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन एग्जिस्ट करता है 2019 पे। इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था, बहुत सारी स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन आया था, जिसमें यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये ऐसे इंटरमिंगल कर दी थी एक दूसरी की स्टेटमेंट्स इसमें, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। फाइनली ये 20 साल अपने कंप्लीट करता है, क्योंकि दिसंबर 9, 2003 में UN CAC को साइन किया गया था मेक्सिको में। आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट कि मेक्सिको में इसे साइन किया गया था। इट केम इनटू फोर्स इन 2005। इसके की फीचर्स क्या हैं? दिस इज द ओनली लीगली बाइंडिंग, ये आपके प्रीलिम्स में स्टेटमेंट भी थी, ओनली लीगली बाइंडिंग यूनिवर्सल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट, एंड इसमें इंडिया भी मेंबर है, 190 मेंबर्स हैं। ये बड़े सारे फॉर्म्स ऑफ करप्शन की बात करता है, ब्राइबरी, ट्रेडिंग इन इन्फ्लुएंस, अब्यूज ऑफ फंक्शंस, अब्यूज ऑफ पावर, करप्शन इन प्राइवेट सेक्टर। 5 मेन एरियाज को बेसिकली ये कवर करता है। पहली बात तो करप्शन प्रिवेंट ही किया जाए, कैसे किया जाएगा? प्रिवेंटिव मेजर्स लेके, जैसे एंटी करप्शन बॉडीज को एस्टैब्लिश करके। दूसरा, क्रिमिनलाइजेशन, यानी कि अगर करप्शन हो गई है तो भाई उसको सजा भी देनी है, तो कुछ ऑफेंसेस को लॉ एनफोर्समेंट बॉडीज एस्टैब्लिश करें और उनके खिलाफ उनको क्रिमिनलाइज करे बेसिकली। इंटरनेशनल कॉपरेशन, जी हाँ, सारी कंट्रीज एक क्रिमिनल दूसरी जगह पे है, कुछ ऐसा है, करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग करके भागा है, तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस होना चाहिए। एसेट रिकवरी, जी हाँ, टेक्निकल असिस्टेंस एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो ये 5 एरियाज हैं जो ये कवर करता है। फिर आते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो ये बेसिकली इस कन्वेंशन का कस्टोडियन है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन का, ओके, कस्टोडियन है, और सेक्रेटेरिएट के रूप में भी काम करता है। किसके? जो इस कन्वेंशन के कॉप्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज होती हैं, जो इसकी कॉप्स होती हैं बेसिकली, उसका सेक्रेटेरिएट के रूप में ये काम करता है। ओके, इट मीट्स एवरी 2 years, these conference of state parties. Okay, so this is something you must know. So I will end the video here. Please like the video and subscribe to the channel. There's one more thing, global cooperation, and जो मुझे लगता है कि I must explain to you, global cooperation and training framework GCTF, ये बेसिकली लॉन्च किया गया था US और ताइवान द्वारा 2015 में। क्योंकि ताइवान न्यूज़ में है तो आपको ये पता होना चाहिए, ताकि ताइवान की स्ट्रेंथ और एक्सपर्टीज को यूटिलाइज किया जा सके ग्लोबल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, हेल्थ हो, सप्लाई चेंज हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो इसमें सारी कंट्रीज जो हैं वो अलाउड हैं, इफ़ यू वांट टू लाइक स्ट्रेंथन योर कनेक्शंस एक्सपर्ट्स के अमंग, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फुल टाइम मेंबर्स क्या हैं? ताइवान, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया नहीं है इसका मेंबर, ठीक है। क्वाड के बाकी आपको यहाँ पे 3 लोग दिख जाएंगे ताइवान के साथ। ऑलराइट।